साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 50 मिनट्स के शो में। आज हम इस शो में बीपीएससी टीआरई पीआरटी में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सेशन आप सभी को लाइक कर देना है। और दूसरी बात कि जब जब सवाल आपके स्क्रीन पे आएंगे उसको आपको पाउच कर देना है, रोक देना है, आंसर बनाना है, कमेंट करना है और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को आपको देखना है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको दिख रहा है कि माना ए 10 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर और सी 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्या ये समद्विबाहु है, समकोण है या त्रिभुज है? तो मैं बता दूं कि कोई भी त्रिभुज होने के लिए सबसे पहले हम दो बातों का ध्यान देते हैं। भुजाएं अगर दी होती हैं तो दो छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, और कोण दिए होते हैं तो तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो छोटी भुजाओं का योगफल 9 हो रहा है, इससे ये बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो हमेशा दो छोटी भुजाओं का योगफल त्रिभुज में बड़ा होता है, बड़ा हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये कोई त्रिभुज है ही नहीं। तो ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जब ये त्रिभुज की भुजाएं है ही नहीं तो फिर हम इस त्रिभुज का नाम कैसे दे सकते हैं? आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरे सवाल का आपको आंसर बताना है कि एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चों को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, तो चौथे बच्चे को कितना अंश मिलता है? आप एक काम करिए, यहां पे भिन्न में हर 2 है, 4 है और यहां पे 4 है। टोटल अगर कुछ मानना हो तो या तो इनको गुणा करके मान लीजिए या इनका आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 2 4 4 का एलसीएम हमने 4 माना कि टोटल जो वस्तुएं थी वो 4 थी। सवाल के अनुसार पहला जो बच्चे को मिला था वह टोटल का 1/2 मिला था, यानी 2 मिला होगा। अच्छा, दूसरे बच्चे को कितना मिला था? तो पहले बच्चे का 1/4, तो पहले बच्चे को 2 मिला था, 2 का 1/4 यानी ये 0.5 हो गया। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे बच्चे को जो मिला था वह पहले बच्चे का 3/4 यानी 2 का 3/4, यानी हम यहां पे पता कर रहे हैं 1.5 हो रहा है। तो कह रहा है चौथे बच्चे को कितना मिला होगा? भाई चौथे बच्चे के लिए बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है? 2 0.5 ढाई हो गया और ढाई और 1.5 4 हो गया। तो अगर इनका ही 4 हो गया, 4 ही वस्तुएं थी, तो इसके पास बचा कितना होगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि कुछ कुल वस्तुओं का 1/4 नहीं, उस चौथे बच्चे को तो कुछ मिला ही नहीं है, चौथे बच्चे का 0 आ रहा है। तो ना ए ना बी ना सी, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा। ये भी भली बात हम बात समझ चुके हैं। बेहतर होता है कि आप इनका गुणनफल मानेंगे ना, 2 चौके 8 चौके 32, तो ये वैल्यू पॉइंट पे नहीं आती है। हालांकि आप इस आधार पे भी काम कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल के पास बढ़ते हैं। यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? भुजा स्क्वायर होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा, एक में अगर हम भुजा मान रहे हैं तो एक को भुजा 1 मान लेते हैं, एक को भुजा 2 मान लेते हैं, एक्स वाई मान सकते थे। कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो अगर ये भुजा 2 इधर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा 1 भुजा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और हमें √3/4 पता है। कह रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी भुजा 1 और भुजा 2 का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट लगाएगा, ऑलरेडी रूट था तो यहां पे करनी में 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके करनी में 2 है और 2 जा रहा है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहां पे 4 में जब हम रूट लगाएंगे तो 2 होगा। यही अनुपात होगा इनका, ना ही ऑप्शन ए ना बी ना सी। देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी तीनों सवालों के आंसर एग्जामिनर ने पहले ही पे ई दे रखा था। चौथे सवाल को देखिए क्या कह रहा है। सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपए पारिश्रमिक प्राप्त किया। आपको पता है कि जब ये मिलकर काम करते हैं तो इनकी इफिशियंसी पे पैसे का बंटवारा होता है, और चूंकि हमें डे का रेशियो पता है 11-17, तो इफिशियंसी इनवर्स होती है, इफिशियंसी 17-11 होगी। और टोटल 5600 रुपए अगर मिले हैं तो किसको कितना मिला होगा बांटा जा सकता है। ये 28 रेशियो का मान 5600, 1 रेशियो 200 होगा, 34 रेशियो
17:3400 होगा और 11:2200 होगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3400 रुपए और 2200 रुपए, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्त, ये सवाल परसेंटेज का सवाल है। क्या कह रहा है कि ए का वजन बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40% है। क्या कह रहा है मेरे भाई कि ये जो ए का वजन है और बी के वजन का 25% है, यानी अगर मैं बी को 100 मानूं तो ये ए 25 होगा, यानी अनुपात 1:4 होगा। वैसे ही कहा था कि जो ए का वजन है वह सी का 40% है, यानी यहां पे सी को अगर मैं 100 मानूं तो ए हमारा 40 हो जाएगा, यानी रेशियो 2:5 हो जाएगा। क्या हम यहां से एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। बस करना क्या होता है, दो रेशियो को मिलाते समय कॉमन डाटा को इक्वल करना होता है। तो यहां पे ए 1 है और यहां पे 1 2 है, तो बराबर करने के लिए हमें 2 से गुणा करना होगा, यानी ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास 5 पता चल चुका है। कह रहा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी का वजन के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि सी का कितना प्रतिशत बी का वजन, तो बी का वजन हमारे पास कितना है 8, ये जो 8 है वह सी का कितना प्रतिशत है, यानी 5 का कितना प्रतिशत है, तो हम आंसर बता सकते हैं 160%। इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन से हमारा सी हो जाएगा। कई दफा मैंने बोला है का के पहले वाला जो होगा वो नीचे जाएगा, या जिससे आप कंपेयर करते हैं वही हर वाला पार्ट होता है। आगे बात करते हैं अगले सवाल से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिए। सवाल कह रहा है तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। तार का जो शेप होता है वह सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, और चूंकि हम जानते हैं कि पिघलाकर अगर हमने नई आकृति बनाई तो आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी जो व्यास था गोले का 6 यानी त्रिज्या 3 थी, तो इस गोले का व्यास अगर त्रिज्या पता है तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यही गोले का आयतन था जिसको हमने बनाया है बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और देखिए जो तार बना है, बेलन बना है, इसकी ऊंचाई आपको बताई गई है। 3D में लंबाई को हम ऊंचाई कंसीडर कर सकते हैं, तार की जितनी लंबाई होगी वही तो ऊंचाई कहलाएगी, यानी ऊंचाई के जगह पे हमें 36 पता है। ये गोले का आयतन वह हमारा बेलन का आयतन बराबर होगा, हम काट रहे हैं पाई से पाई कट रहा है, अच्छा 3 से ये 27, 9 से कट रहा है, 9 चौके 36 कट जा रहा है। आर स्क्वायर का मान 1 है तो आर का मान 1 आ रहा है। कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर ही आ रही है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, क्या 27 है हमारे पास, तो 3 से कटेगा 9, 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 से कट जा रहा है, आर स्क्वायर का मान 1 आ रहा है, आर का मान भी 1 होगा, त्रिज्या ही पूछी गई है तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आगे बात करते हैं, दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो जब एक दूसरे को वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया है, इसका यह मतलब हुआ कि एक की त्रिज्या दूसरी की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर बड़ी होगी। जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, बड़े वाला जो वृत्त होगा, जो हम बात करेंगे, ये जो बड़ा वाला वृत्त होगा, ये जो हमारा बड़ा वाला वृत्त होगा, इसकी जो त्रिज्या होगी छोटे वाली त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। दोनों का क्षेत्रफल 116 पाई दिया हुआ है, तो क्यों ना हम ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या ये 6 सेंटीमीटर बड़ा है? हाँ, 6 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, इसका क्षेत्रफल होगा 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 पाई। क्या ये दोनों मिलाकर 116 पाई हो रहे? नहीं हो रहे, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर और पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16। क्या ये 100 पाई और 16 पाई मिलकर 116 पाई बना रहे हैं? हाँ, बना रहे हैं। और इनकी त्रिज्याओं के बीच का भी अंतर कितना दिया हुआ है? 6 ही सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस सवाल का उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि
तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों की गति क्या होगी। यहां भी ऑप्शन से आप बना सकते हैं कि क्या सर यहां पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, हां कम है। अच्छा, अगर मैं 640 के स्पीड से जाऊं तो 15 घंटा लगेगा, 630 के स्पीड से जाऊं तो 20 घंटा लगेगा। सवाल के अनुसार 3 ही घंटा कम समय लगना चाहिए, यहां तो भाई साहब 5 घंटे कम समय लग रहा है, यह ऑप्शन नहीं होगा। 630 के स्पीड से जाएंगे 20 घंटा लगेगा, 620 के स्पीड से जाएंगे 30 घंटा लगेगा। भाई यहां पे तो 10 घंटे कम है, 3 घंटे कम होने चाहिए, भी नहीं होगा। 650 के स्पीड से जाएंगे 12 घंटे लगेंगे, 640 के स्पीड से जाएंगे 15 घंटे लगेंगे। क्या 3 घंटा कम है? हाँ है। क्या स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है? हाँ है। यानी ये सी ऑप्शन हमारा दोनों बात को संतुष्ट कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम अगर बात करें ये सवाल में तो 1/x प्लस 1/y का मान पता है, 1/y प्लस 1/z, 1/z प्लस 1/x। जब सब कुछ मर्ज फॉर्म में होते हैं तो कई दफा मैंने कहा है तीनों को जोड़ दीजिए। अगर आप तीनों को जोड़ने का काम करेंगे तो 1/x और 1/x 2/x हो जाएगा। अच्छा, 1/y 2/y हो जाएगा, 1/z और 1/z 2/z हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए RHS 8 12 20 20 10 30 हो जाएगा। यहां से आप निकाल सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्या करेंगे? 2 कॉमन करके उससे भाग लगा दीजिए, ये हमें 15 पता चल गया। हमसे चूंकि x का मान पूछा है, ये मान पूछा है, तो गौर करिए 1/y प्लस 1/z का तो आपको मान पता ही था 12। अगर हमने लिख दिया 12 तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा 1/x का मान 3, तो x का मान क्या होगा? 1/3 होगा। यानी हमारा उत्तर ऑप्शन से क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। जहां भी सब मर्ज फॉर्म में होते हैं सबको जोड़ दीजिए, ज्यादा आपको फायदे करेंगे। जी हाँ, आगे बात करते हैं दोस्त। एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब ही तो ब्याज होता है। ये क्या है भाई? आपका साधारण ब्याज है। 5 साल में 50% की वृद्धि है, यानी हर साल ब्याज कितना रहा होगा? 10% रहा होगा। तभी तो 10 साल में भाई 10% से 5 साल में ब्याज 5.50% बना होगा। कह रहा इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% है, 3 साल है, तो आपको याद होगा कि 33.1% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है फॉर्मूले सक्सेसिव लगाने पर, या आप यहां पे फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई 12,000 रुपए पर 33.1% का ब्याज बन रहा है, तो हम कहेंगे कि कितना का ब्याज बनेगा? तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1 37 3, 12 तिया 36 3 39, 3972 रुपए का इंटरेस्ट बनने वाला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं तो आप यहां पे रेशियो मेथड, फॉर्मूला मेथड, जो भी मेथड लगाइए सब काम कर जाएगा। हालांकि आपको याद रहना चाहिए कि 10% 3 साल बड़ा कॉमन डाटा होता है, जिसकी CI 33.1% बनती है। वैसे याद रखिएगा 20% 3 साल का 72.8% बनती है। आगे अगर बात करें दोस्त तो यह सवाल कहता है कि एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्र आए। 37% को भिन्न में क्या कहते हैं? 3/8 कहते हैं। 100 से भाग लगाएंगे 3/8 ही आएगा। या मैंने आपको इसको याद भी करवा रखा, आपको याद होगा। छात्रों का 75%, तब इसको भी भिन्न में बदल दीजिए, 3/4 होगा। और 62.5% को हम कहते हैं 5/8 सफल हुए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी अभी मैंने कहा कि आपको क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन है तो टोटल क्या मानना है। तो इस 8 और 4 का या तो आप गुणा कर दीजिए या आप इनका एलसीएम ले लीजिए। चलिए 8 8 4 का एलसीएम कितना हुआ? 8। हमने माना टोटल कितने छात्र थे? 8 छात्र थे। अच्छा, इस 8 छात्र का 3/8 जो थी छात्राएं थी, मतलब फीमेल थी, यानी 8 का 3/8 छात्राएं कितनी हो गई? 3 हो गई। तो जाहिर सी बात है वहां पुरुषों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। वहां पे जो छात्र होंगे 5 होंगे। कह रहा है छात्रों का 75%, इसका 75%, 5 का 75%, यानी 3/4, 5 का 3/4 और छात्राओं का 5/8, ये 3 का 5/8 सफल हुए हैं। तो कहता है 342 छात्राएं असफल हुई हैं। जरा गौर करिए, 3 का 5/8 आप निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 15/8, या आप ऐसे भी कह सकते हैं
चाहे चलिए मैं उसको ना गुणा करके ही मानता हूं, ज्यादा फायदा होगा। ये हमारे पास 3/8 था, ये हमारे पास 5/8 था, ये हमारे पास 3/4 था। 8 अठाई 64, 64 चौका 256 मानिए, कैलकुलेशन एकदम इजी हो जाएगा। इसका 3/8 छात्राएं थी, फीमेल थी, तो 256 का 3/8 निकालेंगे, भाग लग रहा है 32 96 हो रहा है, और यहाँ पे तब भाई मेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 256 में आप 96 घटा दीजिए तो 160 होंगे। सवाल कहा था छात्रों का 75% यानी 3/4 सफल हुए हैं, यानी 120 सफल हुए हैं, यानी 40 सफल नहीं हुए होंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं कि 96 का 5/8 सफल हुई थी, तो यहां पे हम निकालेंगे तो 60 सफल आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 36 असफल होंगी। सवाल में टोटल हम निकाल पा रहे हैं कि टोटल असफल छात्राएं हैं 76। सवाल में टोटल असफल छात्राएं दे रखा है 342। एक का मान हम यहां से निकाल सकते हैं, कह रहा असफल छात्रों की संख्या क्या होगी, तो असफल छात्र पूछा है, तो असफल छात्र कितने थे, 40 थे, हमसे 40 का मान पूछा गया है। एक बार और मैं देख लूं, ये सफल हो गए, ओहो ओहो, चलिए कोई बात नहीं। यहां पे ना दिया हुआ 342 छात्राएं असफल है, तो 342 छात्राएं असफल नहीं है, 36 छात्राएं असफल है, यानी 36 का वैल्यू दे रखा है 342, तो असफल छात्र पूछा है, यानी हमसे 40 का मान पूछा है। अगर हम एक का मान निकालने जाएंगे तो एक का मान आएगा हमारे पास, देख लेते हैं, 342 गुणे 40/36, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 4 से 9 हो गया और 4 से 10 हो गया, कटेगा ये 9 तिया 27 और 9 अठे 72, 380 आ रहा है। तो ये सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब चलिए मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आपको जिसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बता देना है। ये सवाल का सही आपको उत्तर बताना है कि इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा, और इसके बाद ये सवाल का सही आंसर क्या आएगा, उम्र से संबंधित सवाल है, ये सवाल का भी आपको उत्तर बता देना है। तीसरा एक और सवाल है कि नींबू 1 रुपए में, वही वाला सवाल, दर से खरीदने वाला सवाल, ये भी सवाल का आपको उत्तर कमेंट्स में बता देना है। 3 सवाल, एक सवाल और आपको मैं देता हूं, 4 सवाल, ये 4 सवाल का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी हमारे साथ आप जुड़ते हैं प्रतिदिन शाम 4 बजे, वहां पर आपको मैं डिटेल डिस्कशन कराता हूं, धीरे धीरे डिस्कशन कराता हूं, समझा कर कंसेप्चुअली काम करता हूं। यहां पे हम 15 मिनट शो में कम टाइम में मैक्सिमम सवाल बनाने का काम करते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए द ऑफिशियल एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और हां, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक लीजिए दीजिए विदा, जय हिंद।